स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और फाइनली बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 जो है वो आ गया है। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने बात करी कंसंट्रेशन और वो जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसके बाद अल्फा, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इजी है, बहुत थ्योरी वाला टॉपिक है। दो चीजें हमें मेनली आज पढ़नी है। एक है हमारे पास टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इजी टॉपिक फैराडेज लॉ। इसमें ना टॉपिक और है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं। मतलब बहुत बार हम पढ़ चुके हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, कैसे बचाएं, ऑयलिंग करें, गैल्वेनाइजेशन करें, सैक्रिफाइशियल कोरोजन, वो सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो वो वाला पार्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास, पहले बात तो अगर आप याद करो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते थे? ऐसे सेल्स जिनसे हम बिजली बनाते थे, केमिकल एनर्जी देते थे और बिजली बनाते थे, उनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते थे। ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहले आते हैं हमारे पास प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स या बैटरीज, कुछ भी कह लो आप समझना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और बैटरी, बैटरी क्या होता है? सेल्स को सीरीज में लगा दो तो बैटरी बन जाती है। तो प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं? शॉर्ट में अगर बात करें तो विच कांट बी recharged or reused once get discharged। या थोड़ा आसान भाषा में अगर हम लोग लिखें ऐसे, इस भाषा में लिखने की बजाय अगर इसको ऐसे लिखें, which can't be charged again easily once get discharged। अगर आपने एक सेल को डिस्चार्ज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, और इस्तेमाल के बाद अब आप उसे आसानी से, देखो एक तो होता है कर ही नहीं सकते, और एक होता है कर ही नहीं सकता। ऐसा क्या काम है हमारी केमिस्ट्री में? मतलब हैं बहुत सारे, लेकिन रिएक्शन को रिवर्स करना कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता है आसानी से। तो उन सेल्स में क्या होता है, हम अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे ना, आपको भाषा और समझ में आएगी। बट मान लो एक सेल आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें ए और बी प्लस आपस में रिएक्ट होके बी प्लस ए प्लस बना रहे हैं, एक बेसिक रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन मान लेते हैं अभी हो रही है डिस्चार्जिंग की, अभी आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो। अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करा दोगे तो ये डिस्चार्जिंग के बजाय चार्जिंग की हो जाएगी। लेकिन हर रिएक्शन को आसानी से रिवर्स कराना पॉसिबल नहीं है। आसानी से वर्ड पे थोड़ा ध्यान देंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप सबके घरों में एक ड्राई सेल होगा जिसको हम लोग ग्रेफाइट सेल, जिसको हम हमारे अपने घड़ियों में, रिमोट में इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में जब वो घड़ी वाला 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, 20 रुपए वाला सेल इस्तेमाल हो जाता है तो उसका आप क्या करते हो? तो आंसर है उसको आप फेंक देते हो, उसको आप दोबारा यूज नहीं कर पाते हो। ऑल्दो उसी शेप में, उसी साइज में चार्जेबल सेल्स भी आते हैं जिनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं। आपके फोन की बैटरी जो है वो दोबारा चार्ज हो सकती है। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं जो रिमोट में बेसिक 10 रुपए वाले, 15 रुपए वाले सेल डलते हैं, जिन्हें हम ग्रेफाइट सेल्स या फिर हम लोग ने ड्राई सेल्स भी कहते हैं, ये चार्ज नहीं हो सकते। या फिर मरकरी सेल्स, मरकरी सेल का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन आपने बटन सेल का नाम सुना हो, जो रिस्ट वॉच में, छोटे छोटे खिलौनों में, है ना, उनमें, टॉर्च में डलते हैं, उनको हम बटन सेल्स बोलते हैं। और ये भी दोबारा चार्ज नहीं हो सकते इजीली, एक बार इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपको फेंकना पड़ेगा। तो इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेल्स। लेकिन इनके बिल्कुल उल्टे होते हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल्स। अब सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? तो सेकेंडरी सेल्स होते हैं विच कैन बी चार्ज्ड अगेन इजीली वंस गेट डिस्चार्ज्ड। अगर हम इन्हें एक बार डिस्चार्ज कर दें, अगर हम इन्हें एक बार यूज कर लें, डिस्चार्ज कर लें, तो उसके बाद ये दोबारा भी चार्ज हो सके, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा,
लेड स्टोरेज बैटरी, ये हम सबकी गाड़ियों में डली होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। हमारे इन्वर्टर की बैटरीज में भी ये लगती है। अब अगर हम गाड़ी की बात करें तो इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं, या फिर लिथियम आयन, हम सबके मोबाइल फोन्स में ज़्यादातर लिथियम आयन बैटरी है, या फिर हमारे लैपटॉप में भी हम बात करेंगे निकल कैडमियम बैटरी। तो ये सारी बैटरीज ऐसी हैं, सेल ऐसे हैं जिनको दोबारा से चार्ज किया जा सकता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी। तो आपने एक बार इस्तेमाल किया, उन्हें दोबारा चार्ज कर लो। अब जो ये मेरा माइक है, माइक में यहाँ पे जो ट्रांसमीटर है, इसमें हमने सेकेंडरी बैटरीज लगा रखी हैं और इनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इसका अगर मैं आपको चार्जर भी दिखाऊं तो ये चार्जर है, आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, ये चार्जर है, इससे ये सेल चार्ज होते हैं। 2 सेल लगते हैं रिसीवर में जो कैमरे में लगा हुआ, 2 लगते हैं ट्रांसमीटर में, और हम उनसे इनको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इधर सेकेंडरी बैटरीज के बजाय प्राइमरी बैटरीज भी पड़ी हुई हैं। इमरजेंसी, मान लो ये वाले सेल चार्ज नहीं है तो इसी के अंदर दूसरे सेल भी लग जाते हैं, इसी के अंदर दूसरे सेल भी लग जाते हैं, घड़ी वाले भी, बड़े वाले, डबल ए बैटरीज इनको हम लोग बोलते हैं। तो अल्टीमेटली आई मीन टू से कि हमारे घरों में दोनों प्रकार के इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने घड़ियों में, रिमोट में प्राइमरी बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जनरली हम अपने मोबाइल फोन्स में, हम आप कह सकते हो गाड़ी की बैटरीज में, इन्वर्टर की बैटरीज में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, अब ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास आएंगे बैटरीज, जिनके अंदर आपको क्या करना है, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, आपको बस रिएक्शंस याद करने हैं। मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये सारे के सारे रिएक्शन डिस्चार्जिंग की है, और अगर कोई सेल सेकेंडरी होगा तो यानी कि वो दोबारा चार्ज हो पाएगा, तो चार्जिंग में रिएक्शन क्या बन जाएगी। जैसे पहला आता है ड्राई सेल, इसे लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। इस सेल में पहली बात तो ये एक प्राइमरी सेल है, ये एक प्राइमरी सेल है जो कि हम सबके घरों में इस्तेमाल हो रहा है ना। इसमें क्या होता है, एनोड पे जिंक होता है और जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड पे मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस में एमोनियम सॉल्ट होते हैं, और मैग्नीज डाइऑक्साइड एमोनियम सॉल्ट से हमें मैग्नीज मोनोऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीज यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, एज यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे +2 आ जाता है। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि मैग्नीज की हो रही है रिडक्शन, और रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे, और एनोड पे ऑक्सीडेशन जो कि जिंक की हो रही है। तो अगर मैं यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ से ओवरऑल रिएक्शन लिखता हूँ तो ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों को ऐड करके आएगी, लेकिन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा और इन्हें ऐड कर देना होगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी Zn प्लस में 2MnO2 प्लस में 2NH4 प्लस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, विल गिव Zn प्लस 2 प्लस में 2MnO जिसमें बेसिक मीडियम होता है, आप चाहो तो ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, प्लस 2NH3। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल, बट दिस इज ऑफ डिस्चार्जिंग, बिकॉज ये सिर्फ डिस्चार्ज ही होता है, इसको आप चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइमरी सेल है। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल आता है ये, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे रिमोट में, हमारी वॉच में, घड़ियों में, टॉयज में, टॉर्च में, इन सब में इस्तेमाल होता है। इसको पेंसिल सेल बोलते हैं। ये अलग अलग साइज में, AA, AAA, ये अलग अलग साइज में मार्केट में अवेलेबल है, पतला वाला, मोटे वाला, ऐसे ऐसे करके इसको बुलाते हैं। फिर आता है मरकरी सेल, मैंने आपको बताया इसको ज्यादा फेमस ये मार्केट में बटन सेल से, और ये भी एक प्राइमरी सेल है, ये भी एक प्राइमरी सेल है, इसको भी इजीली चार्ज नहीं किया जा सकता, आप सबने देखा होगा। इसके अंदर होता क्या है, अगेन एनोड जो होता है वो जिंक का होता है, लेकिन जिंक जो है वो नॉर्मल जिंक नहीं होता है, एमलगमेटेड जिंक होता है, मतलब जिंक जो है वो मरकरी के साथ मिक्स्ड होता है, एमलगम फॉर्म में बैठा होता है। और यहाँ पे हम जिंक को फ्रॉम 0 टू जिंक +2 यानी कि जिंक की हम कर देते हैं ऑक्सीडेशन, और मरकरी जो कि +2 की फॉर्म में बैठा हुआ है उससे हम चले जाते हैं 0 में, यानी मरकरी की कर देते हैं हम लोग रिडक्शन। हो क्या रहा है, मरकरी की हो रही है रिडक्शन, जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो कि हर रिडॉक्स रिएक्शन हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है। तो उस वजह से यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन हमें मिल जाती है डिस्चार्जिंग की, और डिस्चार्जिंग की मिलेगी, चार्जिंग की तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये अगेन एक प्राइमरी सेल है, चार्ज होता नहीं है, तो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हमें ये मिल जाएगी। एग्जाम में 2 प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, पहला आप इसकी एनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन लिखो, या फिर एक आध सवाल इसके यूजेस पे आ जाता है। अगेन ये रिस्ट वॉच में इस्तेमाल होती है, अगेन ये बहुत पतले डिवाइसेस जैसे कि कैलकुलेटर वगैरह में इस्तेमाल होता है।
ये अगेन टॉय में इस्तेमाल होता है। ऐसे ही वही बेसिक इस्तेमाल है। हेयरिंग एड, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि ये एक्चुअली हेयरिंग एड से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि अगर थोड़ा सा इतिहास में जाएं इसके, तो ये बटन सेल्स बनाए गए थे हेयरिंग एड के लिए, क्योंकि वो सुनने के लिए एक मशीन कान में लगती थी, उसको बहुत हल्का बनाना था, तो बहुत हल्के बहुत पतले सेल बनाने थे, भले ही कम वोल्टेज के। ये बहुत कम वोल्टेज देते हैं, बहुत लो वोल्टेज ये देते हैं, तो भले ही कम वोल्टेज दें, लेकिन ये और घड़ियों में, आप कह सकते हो कैलकुलेटर्स में, खिलौनों की लाइटों में ज़्यादा बिजली चाहिए भी नहीं होती, ज़्यादा वोल्टेज चाहिए भी नहीं होती, तो ये वहाँ पे सफिशिएंटली काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेड स्टोरेज सेल की, तो पहली बात तो ये एक सेकेंडरी सेल या बैटरी है, ये सेकेंडरी है, इसको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कभी देखा हो डायग्राम इसका, ये हमारी गाड़ी की बैटरीज में इस्तेमाल हो रहा है। गाड़ी की जो बैटरी है वो एक प्रकार से लेड स्टोरेज ही है, इसमें लेड की प्लेट्स होती हैं और अंदर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। लेड की प्लेट्स होती हैं और सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। अगर आपने एक मूवी देखी हो शायद, गंगा जल, अजय देवगन जी की, काफी पुरानी मूवी है, उस मूवी में वो क्या करते हैं, वो कैदियों को सजा देने के लिए बैटरी में से एसिड निकाल के लाते हैं। ऑल दो वहाँ थोड़ा सा ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाया गया कि वो एसिड ऐसे उबल रहा होता है, हरे रंग का होता है, बट यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं, H2SO4 तो खतरनाक ही है, बट वो हरे रंग का नहीं होता है, येलोइश कलर का H2SO4 काफी कंसंट्रेटेड होता है। बट ध्यान रहे कंसंट्रेशन जो है वो 38% के आसपास रहती है, एंड 38% उतना भी खतरनाक नहीं जितना आप सोच रहे हो, जितना मूवी में दिखाया गया, बट यस 38% इज क्वाइट डिस्ट्रक्टिव एंड क्रोजिव। हाथ वाथ पे गिरा तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। प्लस इसमें आप ये जो नीले नीले देख रहे हैं वो सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और जो आप ये स्किन कलर कह लो इसको, ये पिंक से स्किन कलर से दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे कनेक्टेड है। बट आपको डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, आपको जो आएगा वो आएगा रिएक्शन लिखना। तो अगेन एनोड, अच्छा इस सेल की खास बात यह है कि लेड ही इसमें ऑक्सीडाइज होता है और लेड ही इसमें रिड्यूस होता है। एनोड जो है वो भी लेड पे ही है और कैथोड भी लेड पे, यानी लेड की ही ऑक्सीडेशन होती है और लेड के ही इसमें रिडक्शन भी हो रही है। तो लेड यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है और यहाँ पे लेड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि लेड की तो हो गई ऑक्सीडेशन, वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है और यहां से हमने उसके रिडक्शन करके उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आए। तो लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है और लेड की रिडक्शन हो रही है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हमें ये वाली मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो रिएक्शन है ये डिस्चार्जिंग की है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। अगर एग्जाम में आया डिस्चार्जिंग की है तो फिर ये लिखने, लेकिन अगर एग्जाम में आया कि चार्जिंग की रिएक्शन लिखो, तो चार्जिंग की रिएक्शन लिखने के लिए आपको इस रिएक्शन को रिवर्स कर देना होगा, क्योंकि आपको शायद पता हो, हमने बताया था वैसे तो, कि रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन बनाना हो तो रिवर्स कर देना है। तो जो भी रिएक्शन आपको यहाँ दे रखी है आपको उसे रिवर्स कर देना है। रिवर्स मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2PbSO4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2H2O गिव्स, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास Pb प्लस में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा PbO2 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2H2SO4। तो ये आपके पास रिएक्शन हो जाएगी चार्जिंग की। ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन आपके पास हो जाएगी चार्जिंग की। तो चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की रिएक्शन जो है वो बस एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाते हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो अगर आपको चार्जिंग की याद है तो डिस्चार्जिंग की याद हो ही गई। मेरी सलाह रहेगी कि डिस्चार्जिंग की याद करें, बिकॉज एग्जाम में डिस्चार्जिंग की ज्यादा आती है, पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारे वाले सेल्स हैं प्राइमरी, उनमें चार्जिंग होती नहीं है, तो इसलिए डिस्चार्जिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना बेहतर रहेगा। और एक तो करनी है, डिस्चार्जिंग कर रहे तो चार्जिंग की तो ऑटोमेटिकली हो ही गई ना आपको। और फिर हमारे पास आता है निकल कैडमियम सेल। अब निकल कैडमियम सेल जो है अगेन ये एक सेकेंडरी सेल है और ये निकल कैडमियम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है लैपटॉप्स वगैरह में। अच्छा ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है भैया, ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपको बता ही दिया। अगर मैं बता दूं फिर से आपको, ये कार की बैटरीज में इस्तेमाल हो रहा है, ये इन्वर्टर्स में इस्तेमाल हो रहा है, ये और स्कूटर बाइक स्कूटी इन सब की बैटरीज में भी ये इस्तेमाल हो रहा है, मेनली व्हीकल वगैरह में इस्तेमाल। अच्छा जो आजकल बिजली वाले वो आ गए हैं गाड़ियां बाइक स्कूटर, उनकी बात नहीं हो रही है,
वो तो फिर अलग है, वो बहुत अलग साइंस है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी बात हो रही है बच्चों कार की जो नॉर्मल बैटरीज है जिससे गाड़ी स्टार्ट होती है, जिस पे गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी तो पेट्रोल डीजल सीएनजी पे चल रही है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। अच्छा, अब निकल कैडमियम बैटरीज जो हैं ये सेकेंडरी सेल भी कहलाए जाते हैं, और इसमें आपको ये ओवरऑल डिस्चार्जिंग रिएक्शन दे दी है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपको 30 सेकेंड दूं तो क्या आप एनोड और क्या आप कैथोड की रिएक्शन बना सकते हो ओवरऑल रिएक्शन देख के? तो आंसर है हाँ, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। कैडमियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं कैडमियम ऑक्साइड में, अगर आप देखें, और यहाँ ये +2 की फॉर्म में आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल रहे होंगे, और कैडमियम की हो रही होगी ऑक्सीडेशन। और अगर निकल की बात करें तो निकल यहाँ पे अगर आप देखें तो +3 फॉर्म में है, और उसके 2 हैं, और ये +3 से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप देख रहे हैं +2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने OH हटा दिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही है 11th क्लास हाफ रिएक्शन। निकल जो है वो +3 से +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 2 हैं, तो +3 से +2 जाने में 1 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, लेकिन 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंसिंग के हिसाब से। तो ये हमारे पास +3 से +2 जाना, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब एक की हो रही रिडक्शन और एक की हो रही ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। और हर इस चैप्टर में हर रिएक्शन रेडॉक्स है यार, होनी भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे तभी तो बिजली बनाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी, ये तो हमें दे रखी थी डिस्चार्जिंग की, अगर मैं बोलूँ चार्जिंग की इक्वेशन लिखो तो लिख लोगे? होमवर्क देते हैं, होमवर्क क्या होमवर्क दिया, इतना मुश्किल डिफिकल्ट होमवर्क दिया, आपका जीवन बीत जाएगा इसे करने में ना। अबे रिएक्शन को रिवर्स ही तो करना है, कुछ नहीं है टॉपिक, मैंने बताया था मेरी ज़्यादा मेहनत नहीं है आज। अब बताओ ये जो है कहाँ इस्तेमाल हो रही है, आंसर है लैपटॉप में इस्तेमाल हो रही है भाई, और जगह पे इस्तेमाल हो रही है निकल कैडमियम बैटरी, जहाँ पे आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए। इसमें खास क्या है, इसमें खास ये कि इसकी ज़्यादा लाइफ है, इसकी लाइफ ज़्यादा है, ये ज़्यादा समय तक चलते, इससे थोड़ी सी महंगी भी है, बट जहाँ पे भी आपको बैटरी की लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप निकल कैडमियम बैटरीज जो है इस्तेमाल अक्सर करते हो, ठीक है जी, बहुत बेसिक सी बात है, डन है। अब अगर मैं आगे बात करूं जो कि फ्यूल सेल, जो कि इस चैप्टर का आप कह सकते हैं आखिरी सेल भी है फ्यूल सेल, वो क्या है? अब इलेक्ट्रोड फ्यूल सेल में पहली बात तो हम एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस भर देते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको हम जलाते हैं, और जलाने पे आपको पता है वाटर बनता है, लेकिन वाटर के फॉर्मेशन में रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। कैसे? हाइड्रोजन जो कि जलेगा तो H2 अगर फॉर्म करेगा तो हाइड्रोजन जो कि 0 फॉर्म में होता है वो यहाँ +1 में आ जाता है, विच इज ऑक्सीडेशन, विच इज ऑक्सीडेशन। और वहीं पे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 0 से यहाँ पे अगर देखें तो -2 फॉर्म में आ रहा है, तो 0 से -2 फॉर्म में जाना इज कॉल्ड रिडक्शन। और इसी रिडक्शन यानी इसी रिएक्शन में 2 फायदे हो जाते हैं। पहली बात तो इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो रहा है, लेकिन प्लस में लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। हीट कैसे निकलती है? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली, पहली बात तो फ्लेमेबल भी है, और दूसरी बात इसकी बहुत ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी है, और बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से इसको हम फ्यूल सेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल सेल क्या होता है? जिसमें हम फ्यूल को जलाते हैं, उससे हीट पैदा होती है, और उस हीट का फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं ईदर इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है जी। अब ये एक अच्छा सेल इसलिए क्योंकि आप कह सकते हो कि ये एक प्रकार से पॉल्यूशन फ्री है, नॉट 100%, क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन ले रहे हो तो आपने हाइड्रोजन पानी से ही बनाई होगी, तो अल्टीमेटली पानी तो पॉल्यूट हो ही रहा है। आप कहोगे पानी वापस तो मिल रहा है, लेकिन पानी यानी वाटर साइकिल तो डिस्टर्ब हो ही रही है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी साइंस एंड फन पे, मैंने बताया था कि कोई भी चीज, कोई भी एनर्जी का सोर्स कभी भी 100% पॉल्यूशन फ्री हो ही नहीं सकता है। तो वहां पे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे कमेंट थे कि बहता हुआ पानी से हम जो बिजली बनाते हैं वो 100% पॉल्यूशन फ्री है। अब आप समझो वो भी पॉल्यूशन फ्री नहीं है। कैसे? क्योंकि जब पानी बहता है, हम टरबाइन लगाते हैं तो अंदर एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है। आप सबने बचपन में पढ़ा हुआ है, डिफॉरेस्टेशन होता है बहुत बड़े स्केल पे, जब पानी से बिजली बनाने के लिए वहां पर डैम्स बनाने पड़ते हैं।
फिर एक कमेंट आया था कि सोलर सेल बनते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम से, इनका एक्सट्रैक्शन हाईली पॉल्यूशन क्रिएट करता है, सिलिकॉन वैली को ही ले लो। तो कहने का मतलब ये, आप कोई भी एनर्जी सोर्स बोलोगे तो इधर उसके डायरेक्ट पॉल्यूशन के कारण होंगे, जैसे कोयले से बिजली बनाने के डायरेक्ट पॉल्यूशन के कारण है, लेकिन कोई भी और एनर्जी के इनडायरेक्ट ही सही, लेकिन पॉल्यूशन के कॉज तो होंगे ही। मैं एनर्जी सोर्स में यहाँ पे बिजली बनाने के एनर्जी सोर्स की बेसिकली बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक आता है, वो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ एक्चुअली कहा जाता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। शायद आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी आपस में कि हम इस चैप्टर के अंदर मेनली बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। यानी हम लोग ज्यादातर हिस्सा इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बहुत ही कम आएगा। शुरू में आया एक आध क्लास पे, मैंने आपको कहा था कि एंड में थोड़ा सा आ जाएगा, और आप देख सकते हो आज, क्योंकि इस चैप्टर की एंड की क्लास ही है, तो आज ये खत्म हो जाएगा ना, आज चैप्टर भी खत्म हो रहा है हमारा। और साथ ही साथ आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये एंड कहां से हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, इलेक्ट्रोलिसिस से। तो फैराडे जी ने इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर दो लॉ दिए थे, एक है फर्स्ट लॉ और एक है सेकंड लॉ। वेरी गुड। अब सुनने वाली बात यह है कि जो फर्स्ट लॉ है और जो सेकंड लॉ है वो एक्चुअली में सेम ही है, बस दो लॉ बना दिए गए, बट फर्स्ट लॉ अगर आप समझ गए तो सेकंड सेम ही है। आप समझते हैं, फर्स्ट लॉ के हिसाब से मास ऑफ सब्सटेंस deposited mass of substance deposited on electrodes is directly proportional to the charge passed through it। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवा रहे हो तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में हमेशा, आपको याद है, एनोड कैथोड पे कुछ ना कुछ आके डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एनोड और कैथोड पे आके कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज आप उसके अंदर से पास करवाओगे, जितना ज्यादा चार्ज उसके अंदर से पास होगा, उतना ज्यादा मास जाके डिपॉजिट होगा। यानी कि अगर W मास इलेक्ट्रोड्स पे, जैसे मान लो आप पानी के अंदर बिजली पास करा रहे हो, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उतनी ज्यादा बनेगी जितना ज्यादा आप चार्ज पास कराओगे। तो जो मास डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। अब प्रोपोर्शनल का साइन आके यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लगा देंगे, और ये कांस्टेंट है Z। अभी बात करते हैं Z क्या है, लेकिन क्या मैं चार्ज को फिजिक्स के हिसाब से करंट इनटू में टाइम में लिख सकता हूं? तो आंसर है हाँ, चार्ज को करंट इनटू में टाइम में लिखा जाता है। पहली बात तो ये है कि ये Z क्या है। Z को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, जिसको इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, 11th क्लास। मोलर मास अपॉन में वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर मास अपॉन में वैलेंसी। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का मोलर मास 35.5 अपॉन में उसकी वैलेंसी 1 है, तो Z उसका हो गया 35.5 अपॉन में 1। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम का मास इज 27 अपॉन में उसकी वैलेंसी इज 3, तो 27/3। बट द थिंग इज कि Q को हमने क्या रख दिया, IT। तो आपको पता होना चाहिए कि I क्या होता था, Q/T, तो Q हो गया हमारे पास IT, पहली बात। दूसरी बात, ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में मास जाके डिपॉजिट क्यों हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो पता है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो आपने H2O के अंदर बिजली पास कराई, H2O और O2 बनाया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जा रहे हैं, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जा रहे हैं। तो जितने ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हाइड्रोजन में जाएंगे, उतना ज्यादा मास जो है वो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का डिपॉजिट होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब जितना ज्यादा चार्ज आप पास कराओगे, अगर उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, तो W = ZIT आ जाता है। अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी साइंस एंड फन पे, आप जाके चेक कर सकते हैं, शॉर्ट बनाया था।
वो आपको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, आप समझ जाओगे फैराडे लॉ के ऊपर, जहां पे मैंने एक मिथ को दिखाया है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जितना ज्यादा वोल्टेज हम लगाएंगे उतना ज्यादा मास जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस में मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। मास का मिलना वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, मास का मिलना चार्ज पे यानी करंट पे डिपेंड करता है। तो मैंने उस वीडियो में क्या किया, आप जाके देखिएगा। मैंने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली, 12 वोल्ट की बैटरी ली, और एक बैटरी मैंने ली 9 वोल्ट की 2। बट फर्क यह है कि मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ली, वो मैंने गाड़ी की बैटरी ली जो चार्ज बहुत ज्यादा देती है, और मैंने 9 वोल्ट की वो छोटी वाली बैटरी ली जो हमारे स्कूल्स के मॉडल में इस्तेमाल होती है। अब 9 वोल्ट और 9 वोल्ट तो 18 वोल्ट हो गया। तो अगर वोल्टेज यहां मैटर करता होता तो 18 वोल्ट पास कराने पे बहुत ज्यादा बिजली मिलती, जो कि नहीं हुआ, बल्कि उल्टा देखने को मिला कि 12 वोल्ट जो कि कम वोल्ट है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था। वो आप वीडियो जाके चेक कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। तो इसलिए जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, वो करंट पे डिपेंड कर रहा है इनटू में टाइम, ना कि वोल्टेज पे। अब सेकेंड लॉ जो है वो देखा जाए तो फर्स्ट लॉ ही है। कैसे? अगर मैं एक सीरीज में 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को लगा देता हूं तो पहले वाले सेल में जो मास डिपॉजिट होगा वो होगा Z1IT, और दूसरे वाले में डिपॉजिट होगा Z2IT, क्योंकि हमने इन दोनों में सेम करंट, मान लो वो कह रहा है, ये टॉपिक सेकंड लॉ कहता है कि अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, मैं दोनों को सीरीज में लगाता हूं तो दोनों में सेम करंट पास होगा ना। तो अगर ऐसा हुआ तो जो मास डिपॉजिट होगा उसका जो रेशो है वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा। अरे तो वो तो होना ही चाहिए ना। मैंने आपको क्या बोला, सेकंड लॉ एक्चुअली में कोई लॉ नहीं है, वो फर्स्ट से ही आया है। सेकंड लॉ कहता है, मैं अगर स्टेटमेंट वाइज यहां पे लिख दूं, स्टेटमेंट वाइज लिख दूं कि व्हेन सेम करंट इज पास्ड इन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, देन मास रेशो जो डिपॉजिट हुआ, मास रेशो डिपॉजिटेड, मास रेशो डिपॉजिटेड is equal to equivalent weight ratio, यानी कि जो इक्विवेलेंट वेट का रेशो है उसके रेशो के ही बराबर आपके मास का रेशो आएगा अगर आपने उनको सीरीज में लगाया। और होना भी चाहिए यार, सीरीज में करंट सेम हो गया, आईटी से आईटी सेम हो गया, तो मास का जो रेशो आएगा जो डिपॉजिट हुआ है वो बराबर आएगा कितना हमने इक्विवेलेंट वेट है उनके रेशो के बराबर। तो बेसिकली घूम फिर के आप ऐसा कह सकते हो कि जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ ही है। सेकेंड लॉ इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ ही है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, डन है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा चार्ज आप पास कराएंगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है। और सेकेंड कहता है कि अगर मैं 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में या 2 इलेक्ट्रोलाइट्स में या 2 इलेक्ट्रोड्स में सेम करंट पास कराता हूं तो जो उनका मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स पे, इलेक्ट्रोलाइट में से जो टूटेगा, जो भी टूटेगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो कोई सॉलिड हो, जो उनका मास डिपॉजिट होगा उसका जो रेशो होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशो के बराबर होगा। ठीक है। अब एक यहाँ पे एक सवाल, पहली बात तो बच्चों आपको शायद पता हो कि हमारा एक बिलीवर्स बैच के बाद एक ड्रीमर्स बैच जो है वो चला, अभी चला मतलब अभी हम 9 अगस्त से उसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो आपको शायद 8 अगस्त को मिलेगी, तो 9 अगस्त को हम उसकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे बिलीवर्स बैच को, हमारा बिलीवर्स बैच शुरू हुआ था अप्रैल में और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला मुझे। पहली बात तो उसके लिए मैं दोबारा से शुक्रिया कहूँगा, बहुत बढ़िया रिस्पांस, काफ़ी बच्चे वहाँ पे जुड़े, काफ़ी अच्छे से हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप बिलीवर्स बैच ही ज्वाइन करना चाहते हो तो वो तो आपके पास ऑप्शन है ही, बट वो काफ़ी आगे जा चुका है। तो अगर आप एक नया बैच ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो हम एक ड्रीमर्स बैच लाए हैं 10th और 12th के लिए, जो जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, अगेन बायोलॉजी शिवांगी मैम पढ़ाएंगी और भूमिका मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, तान्या मैम हैं, अक्षय सर मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो टीचर्स आपके पास वही वाले हैं जो आपको लर्न एंड फॉर्म पे पढ़ा रहे हैं,
लेकिन बस सब कुछ चीज़ें वहाँ पे स्केड्यूल वे पे मिल जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर मैं, ये तो मैंने आपको बता दिया ड्रीमर्स बैच के बारे में, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि अब आप क्या चाहते हैं कि हम अगला जो चैप्टर है वो कौन सा शुरू करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी फिलहाल शायद यहाँ पे बायो या मैथ्स शुरू होगी, और मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा। शायद हम केमिस्ट्री में थोड़ा सा हॉल्ट डालेंगे, बाकी मुझे पता नहीं, टीम से बात करूँगा मैं। बट आप मुझे तक बता दो कि मैं अगला चैप्टर क्या कराऊँ, बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हूँ ऑफलाइन में। मैंने बताया था हमारा ऑफलाइन में मैंने एक जगह पे केमिकल काइनेटिक कराया और एक जगह पे मैंने ऑर्गेनिक कराई, और मैंने कहा जिसको आना है वो अपना बैच चेंज करके आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप, मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि हमने एक तो ऑर्गेनिक का करा दिया एलोएल्केन एलोरीन, तो अगला चैप्टर ऑर्गेनिक का करवाएं या केमिकल काइनेटिक्स करवाएं, ये आप मुझे बता देना। ऑल दो हमारा ये चैप्टर आज जो है वो समाप्त होता है। ये रिएक्शंस आपको याद करने होंगे, इसके ऊपर एक सवाल मिलेगा, मैंने आपको बताया सवाल किस प्रकार से मिलेंगे। ओके, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।